हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के अपना जो लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में जो भी आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, उन्हीं सबको हम देख रहे हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये पार्ट नंबर 3 है। इस प्रभाव में हम लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ, ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको क्या फायदा हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान हुआ उसको देख रहे हैं, और भारतीय जो कृषि है और भारत का जो उद्योग है उसको किस तरह से इम्पैक्ट किया, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज जो ब्रिटेन के द्वारा अपनाई गई उन सबों ने। ठीक है, तो इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, तभी ये चीजें हैं वो आपको क्लियर होगी। मेरा नाम सौरभ सिंह है। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स के लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हमने इससे पहले जो लैंड सेटलमेंट थे वो सारे देखे हैं। 4 लैंड सेटलमेंट मैंने आपको बताया था, और आगे की जो व्यवस्थाएं थी उनमें छोटे-छोटे जो लैंड सेटलमेंट है वो कुछ छोटे-छोटे जो एरियाज हैं उनके लिए बनाया गया था, जिनमें जो तिनकटिया व्यवस्था है, ठीक है? तिनकटिया जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो जो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह भारत में था, चंपारण सत्याग्रह, उससे जोड़कर देख सकते हो। तिनकटिया व्यवस्था ऐसी थी कि 1 कट्ठा जो होता है उसमें 20 बी 20 कट्ठा का 1 बीघा बोला जाता है, ठीक है? इसमें से जो 3 कट्ठा होगा, ये लैंड मेजरमेंट का एक यूनिट है, ठीक है? कट्ठा एक लैंड मेजरमेंट का यूनिट है। तो इसमें से 3 कट्ठा जो होगा ना, उसपे आपको नील उगाना ही पड़ेगा। उसपे आपको नील उगाना ही पड़ेगा। ये किसानों के लिए मजबूरन कर दिया गया था इस जो सिस्टम है इसमें, ठीक है? तो तिनकटिया खेती में क्या हुआ था कि अंग्रेज जो थे वो बिहार के चंपारण जिले में रैयत कहने का मतलब जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनको नील की खेती के लिए जबरन जो यह नियम है वो लगाया गया था, ठीक है? और ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था। ये जो तिनकटिया सिस्टम है, सबसे पहले जब ये स्टार्ट किया गया था तो उस समय 3 कट्ठा नहीं होता था। उस समय 5 कट्ठे पे यदि आपका 20 पार्ट है तो उसमें से 5 पार्ट पे आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, ठीक है? ये जबरन करवाया जाता था, जो कि 1860 ईस्वी में 1/5 था, 5/20 था। और 1867 में आने के बाद, ठीक है? 1867 तक आने के बाद ये जो है वो 3/20 रह गया था कि 3 कट्ठा जो ज़मीन है, मतलब आपकी जितनी भी ज़मीन है उसके 3 पार्ट पे आपको जो नील है उसको उत्पादन करना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको 3 पार्ट पे नील का उत्पादन करना ही पड़ेगा। ये क्यों किया गया? क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटेन राज्य था, उसको अपनी जो निर्भरता है, अन्य जो यूरोपीय कंट्री हैं जिनसे उनको नील का व्यापार करना पड़ता था, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने अपने जो कॉलोनीज़ थे, जिनमें भारत भी शामिल था, तो वहाँ पे उन्होंने यह सिस्टम लगाई, जिससे उनको जो नील की जो पूर्ति है, वो हो सके, ठीक है? तो जो भी फैक्ट्रीज़ थी, जो भी फैक्ट्रीज़ ब्रिटेन में थी, उनके जो मालिक होते थे, वो क्या करते थे कि जो रैयत होते थे, जो किसान होते थे, उनको इस सिस्टम के अनुसार कि 3 भाग में आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, इस सिस्टम के अनुसार जो है वो बाध्य कर दिया गया था नील की खेती के लिए, ठीक है? और इसी जो है इसको जो रामचंद्र शुक्ल थे, उनको ये जो वो भी एक जमींदार ही थे, तो उनको ये जो सिस्टम है उसके विरुद्ध उन्होंने स्टार्ट किया था कैंपेन। और 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ इसको उन्होंने बताया था, और वहीं पे उन्होंने जो है वो गांधी जी से उनकी बात हुई, और फिर गांधी जी को चंपारण में उन्होंने बुलाया और गांधी जी ने यहाँ पे अपना जो फर्स्ट जो सत्याग्रह है वो किया। और उसके बाद जो चंपारण में जो है वो हटा दिया गया, ये जो रूल था, तिनकटिया जो व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया था। ये पूरी कहानी है जिसको हम आगे के आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है? अप्रैल 1917 में अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने महात्मा गांधी को
इनविटेशन दिया था कि आप जो चंपारण है उसमें आइए और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी हैं जो कृषकों का शोषण कर रहे हैं, उनको आप हटाइए, क्योंकि इनका जो सफल हो चुका था अभियान अफ्रीका में, इस कारण से इनकी ओर देखा जा रहा था। ठीक है? तो इसी तरह से वो चंपारण आते हैं गांधी जी, उसके बाद जो चंपारण विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह है, वो होता है और उसके बाद जो है वो ये चीजें हैं वो हटा दी जाती हैं। ठीक है? और ये जो चंपारण सत्याग्रह है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी यहाँ के लिए जान लीजिए कि जो चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है? वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। यहाँ से सवाल 2-3 जो है वो पूछे ही जाते हैं कि निम्न में से, ये जो बीपीएससी है, वहां पे एक सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन नहीं थे। ठीक है? ऐसा पूछ लिया जाएगा कि कौन नहीं थे। एनजी रंगा, एनजी रंगा। ठीक है? एनजी रंगा है, उन्होंने अपोज किया था चंपारण सत्याग्रह को। ठीक है? तो यही जो है वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? इनको एनजी रंगा है, उसने इसको अपोज किया था, उसने इसको विरोध किया था। बाकी यदि साथ वालों की बात कर लें, क्योंकि उन्हें भी तो याद रखना पड़ेगा, तो आपको याद रखिए राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने काफी योगदान दिया था चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मिलकर। जेबी कृपलानी हो गए, बृजकिशोर प्रसाद, ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है? तो बृजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह प्रसाद सिंह, यही अनुग्रह नारायण जो औरंगाबाद है ना, वो वही अनुग्रह नारायण सिंह है। तो अनुग्रह प्रसाद सिंह, इन सबका यहाँ पे सहयोग रहा था। ठीक है? और आपको पता है कि एक जो है वो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने इस पे अध्ययन किया था और उसके बाद जो ये व्यवस्था है उसको समाप्त किया गया था। तो गोरेल कमेटी जो थी, ये कमेटी याद रख लो कौन सी कमेटी है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गोरेल कमेटी, ये जो किसानों को प्राप्त होता था, जैसे किसान अपनी जो नील उत्पादन करते थे, तो उसका जो पैसा है वो भी कम मिलता था। तो इस जो किसानों को प्राप्त होने वाला जो मूल्य था, उसको बढ़ाया गया किसके द्वारा, तो गोरेल कमेटी की सिफारिश पे, जो कि 13.5 रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया था कि 1 एकड़ में यदि आप नील का उत्पादन करते हो तो 13.50 रुपया आपको मिलेगा। ये उस समय की बात है। ठीक है? उस समय जो रुपए का वैल्यू था वो काफी कम था, अभी बढ़ गया है इसका वैल्यू। ठीक है? तो ये पूरी की पूरी जो है वो तिनकटिया व्यवस्था है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी चंपारण सत्याग्रह को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का खत्म होने के बाद जो चंपारण सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, द तिनकटिया सिस्टम विच हैड बीन एग्जिस्टेंट फॉर अबाउट अ सेंचुरी was thus abolished and with it the planters raj came to end। ये जो सिस्टम था तिनकटिया व्यवस्था, जो कि सेंचुरीज से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा था, वो अब जाके खत्म होता है। जितने भी राइट्स हो रहे हैं उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है? उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और सोचा जाता था कि ये जो सिस्टम है उसको नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये खत्म हुआ। ठीक है? ये खत्म हुआ, तो यही गांधी जी का कहना है। तो हो सकता है इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लिया जाए। बाकी चांसेस कम है कि इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, लेकिन जब मेंस लिखोगे तो ये कंक्लूड करने में अच्छा होता है। जब आप कंक्लूजन लिख रहे होते हैं ना, तो वहां इस तरह की जब बातें लिखते हो तो वो इम्प्रेसिव होता है। ठीक है? अब आते हैं, एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं ददनी था। ठीक है? ददनी प्रैक्टिस। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज व्यापारी जो थे, वो भारतीय किसानों की जमीन हड़प कर, भारतीय जो किसान है उनकी जमीन तो वो हड़प ही रहे थे, इंडियन फार्मर हैं उनकी जमीन वो हड़प रहे थे, और यहाँ पे जो जमीन पे काम करते थे, उन श्रमिकों पे वो काम करने का दबाव डालते थे। और जो भी रेट है, जो भी वैल्यू है मजदूरी का, उससे कम दाम पे ही वो जो
जैसे कि इस तरह से आप समझो कि मार्केट में ₹20 वैल्यू है किसी चीज़ का, जैसे हमने आलू उपजाया तो ₹20 मार्केट में वैल्यू है। लेकिन वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ क्या करेंगे कि ₹15 में ही हमसे ज़बरदस्ती जो है वो ये आलू पहले ही खरीद लेंगे। उत्पादन से पहले ही हमसे ₹15 ये आलू खरीद लेंगे कि आप जो उत्पादन करोगे, और वो भी जबरन, मैं नहीं देना चाहूँगा तब भी खरीद लेंगे। तो अग्रिम करार इसी को बोलते हैं, ठीक है? अग्रिम करार इसी को बोलते हैं कि पहले ही सेटल कर दिया जाए, पहले ही उत्पादन से, प्रोडक्शन से पहले ही ये सेटलमेंट कर दिया जाए कि आप जो उपजा रहे हो, वो मेरा है, और वो भी आपकी जितनी लागत लगी है, आपका जितना कॉस्ट लगा है उत्पादन करने में, उससे बहुत कम होता था ये पैसा। जिस कारण से इस जो सिस्टम है, इससे भारतीय कृषकों का काफ़ी अधिक शोषण हुआ। ठीक है? तो ये ददनी प्रथा है। इस तरह के जो सवाल हैं वो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि ददनी प्रथा क्या है? तो अब आप इसको आसानी से बता सकते हो। ठीक है? ददनी प्रथा है, इसकी शुरुआत की यदि बात करें तो इतिहासकारों के बीच इसमें काफ़ी मतभेद देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार हैं, कुछ जो हिस्टोरियन हैं, वो मानते हैं कि जो ददनी सिस्टम है वो 17th एंड 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। ठीक है? 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास जो है ये स्टार्ट हुआ था, वो भी वो एक्सप्लॉइटेशन वाले सिस्टम की तरह नहीं स्टार्ट हुआ था। ये उस समय एक हेल्दी सिस्टम था। इसमें क्या होता था कि जो व्यापारी थे सूती वस्त्र उत्पादन का, उनका थोक व्यापारी बिचौलियों और बुनकरों से समझौता कर लेते थे। जैसे मेरी कोई कंपनी है, क्या करता हूँ, मेरा मान लीजिए कि मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है? मेरा रेस्टोरेंट है। अब मुझे जो मैं हॉस्टल में, मान लीजिए कि मैं, मेरा रेस्टोरेंट है और मैं हॉस्टल्स में खाना पहुँचाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो सब्ज़ी उत्पादन करने वाले लोग हैं, अनाज उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनसे मैं एक सेटलमेंट कर लूँ। उनसे मैं एक सेटलमेंट कर लूँ कि आप जो है, जो भी उत्पादन करेंगे, उसको आप मुझे दे दीजिएगा, इसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ठीक है? इसके बदले मैं आपको पैसे दे देता हूँ। और इसमें जो है वो एक, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस था। इसमें कोई भी शोषण नहीं होता था। जिसमें जो भी मूल्य होता था, उसके हिसाब से जो कृषक हैं, उनको पैसे दिए जाते थे। ठीक है? जो भी कपास उत्पादन करते थे, इससे पहले उनको पैसे जो है वो दे दिए जाते थे, और वो भी हेल्दी प्रैक्टिसेस था। तो इससे कोई भी है, वो साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं दिखा। तो ये सिस्टम था, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा जो लागू किया गया, वो सिस्टम बेकार था। उसमें कृषकों का काफ़ी शोषण हुआ। दूसरे टाइप के जो इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि ये जो सिस्टम है, वो मेडिएवल इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है? दूसरे प्रकार के जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि मुगल पीरियड में ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ। कि मुगल काल में जो ऋण की सुविधा थी, वो व्यापारियों को भी अवेलेबल थी। जो ट्रेडर्स थे, उनको जो है वो क्रेडिट मिलता था, ऋण मिलता था। अब जो ऋण प्रदान करने की ये जो व्यवस्था थी, इसको ही उस टाइम ददनी बोलते थे। ठीक है? इसको ही उस टाइम ददनी कहा जाता था। और ददनी प्रथा के अंतर्गत जो है वो, इसमें कौन-कौन सी, इनमें जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, स्कल्पचर जो थे, जो शिल्पकार थे, वो भी शामिल थे। और उनसे उनसे जो है वो निर्धारित समय के अंदर, जैसे आजकल आप देखते हो ना कि सेटलमेंट हो जाता है, कोई ठेकेदार है, वो सेटलमेंट करता है, कोई ठेकेदार है, वो सेटलमेंट करता है कि इस समय तक, मान लीजिए कि 2025 तक, गवर्नमेंट कहती है कि 2025 तक हमको ये जो रोड है, वो बना के आप दे दीजिए। तो ठेकेदार कहता है कि हाँ ठीक है, हम आपको दे देंगे। और उसके बदले जो है वो ठेकेदार उसको पैसे, जो गवर्नमेंट है उसको पैसे, गवर्नमेंट जो है इसको पहले ही पैसे दे देती है। तो ये भी एक ददनी टाइप ही हुआ।
ठीक है? तो ये सेटलमेंट जो है वो मध्यकाल में स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों का यह भी कहना है और कुछ लोगों का कहना है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी का पास स्टार्ट हुआ। तो जब मेंस लिखना होगा तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो आती है दुबला-हाली, ठीक है? दुबला-हाली। तो दुबला-हाली क्या थे? दुबला-हाली एक भूदास थे, ठीक है? भूदास कहने का मतलब कि स्लेव स्लेव टाइप्स आप मान सकते हो, गुलाम टाइप्स आप मान सकते हो, बंधुआ मजदूर मान सकते हो, उसी को भूदास कहते हैं। तो दुबला-हाली एक भूदासक थे, जो कि अपना जो उसका मास्टर होता था, अपना जो उसका मालिक होता था, उसको ही सारी चीज़ वो मानते थे कि वही मेरी संपत्ति है, वही मेरी स्वामी है और वही जो मेरा संरक्षक है, वही मेरी रक्षा करेंगे। बाहुबली के कौन? कटप्पा जैसा, ठीक है? बाहुबली का कटप्पा जैसा। तो ये पूरा दुबला-हाली इसी को बोलते हैं। यदि इस तरह के सवाल पूछ लिए जाए तो अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। ये किस क्षेत्र में दुबली-हाली प्रथा स्टार्ट हुई थी? तो ये सूरत जो है गुजरात का, वहां ये सिस्टम जो है वो देखा गया था। ये जो सिस्टम था वो काली पजारी नाम का जो ट्राइब है, काली पजारी नाम का जो पराज पजारी बोल रहा हूँ, काली पराज नाम की जो जनजाति है उसमें देखने को मिलती है, जो कि सामान्यतः जो गुजरात का बारदौली क्षेत्र है, गुजरात का जो बारदौली रीजन है वहां पे ये था। तो ये पूरा दुबला हाली जो सिस्टम है वो था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आती है केमियोंटी प्रथा, ठीक है? केमियोंटी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या था कि बिहार और उड़ीसा में ये सिस्टम जो है वो प्रचलित था। ये जो प्रैक्टिस था वो बिहार एंड उड़ीसा में होता था। इसमें होता था कि जो स्लेव होते थे, जो कृषक दास होते थे, बंधुआ जो मजदूर होते थे, वो खेती करने वाले कमियां जाति कहे जाते हैं, और जो कि अपने जो मालिकों हैं उनके द्वारा ऋण पर दी जाने वाली जो ब्याज की राशि है उसके बदले जीवन भर उनकी सेवा करते हैं। ये कहलाता है केमियांटी प्रथा। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन है, एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन है, एक जो व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास जमीन नहीं है। तो ये इस जमीन पे खेती करेगा, ठीक है, ये इस जमीन पे खेती करेगा और इसके बदले में ये जो है वो अपना जो मालिक होता है, अपना जो मास्टर होता है, जमीन का जो मालिक है उसकी जीवन भर सेवा करेगा, ठीक है? इसको कमियां बोलते हैं, जो कि उत्तर बिहार है, यहाँ पे भी ये चीजें प्रचलित है, ठीक है? बिहार और उड़ीसा में ये चीजें जो है प्रचलित है। तो ये पूरी कैमियान्टी प्रथा थी, ठीक है? अब आती है कृषि का कॉमर्शलाइजेशन, ठीक है? कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए हुआ क्या, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ कि पहले जो है वो कैश क्रॉप नहीं उपजाया जाता था। जो वाणिज्यिक फसलें हैं वो पहले नहीं उपजाई जाती थी। पहले जो है वो खाद्यान्न फसलें ही उपजाई जाती थी। जो फूड ग्रेन्स होते हैं उन्हीं को पहले उपजाया जाता था, ठीक है? फूड ग्रेन्स को ही उपजाया जाता था। कॉमर्शियल क्रॉप को पहले नहीं उपजाया जाता था, ठीक है? तो जब अंग्रेजों का शोषण स्टार्ट हुआ, ज्यादा से ज्यादा जब इन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट किया, तो मजबूरन जो है वो भारतीय कृषक को कॉमर्शियल क्रॉप की ओर शिफ्ट होना पड़ा। और इससे अंग्रेजों का भी फायदा था, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था। जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसमें रॉ मटेरियल इसको चाहिए। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल चाहिए। तो उस रॉ मटेरियल का जो घर था वो ब्रिटेन की कॉलोनी ही थी, जिसमें भारत भी था, जिसमें इंडिया भी था, ठीक है?
जिसमें इंडिया भी था। तो कृषि का वाणिज्यीकरण क्यों हुआ? वानिकीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है? वाणिज्यीकरण की बात हो रही है, कॉमर्शियलाइज़ेशन की बात हो रही है। तो कृषि का कॉमर्शियलाइज़ेशन क्यों हुआ? ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि कई सारे कारण हैं कृषि के कॉमर्शियलाइज़ेशन होने के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाता था। किसानों से बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया जाता था, जिसका वो नहीं पे कर रहे थे, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो अनेबल थे पे करने में इतनी ज़्यादा टैक्स को। जिस कारण से उनको मजबूरन जो है, वो कैश क्रॉप की ओर बढ़ना पड़ा, ठीक है? मजबूरन उनको कैश क्रॉप की ओर बढ़ना पड़ा। दूसरा मैंने बताया कि ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी। ब्रिटेन को रॉ मटेरियल की आवश्यकता थी, इस कारण उन्होंने फ़ोर्स किया कि आप कमर्शियल क्रॉप को उपजाइए, जो इंडियन जो फार्मर्स हैं, वो कमर्शियल क्रॉप को उपजाएँ। तीसरी बात थी कि जो फूड ग्रेन होते थे, उनसे कृषकों को उतना लाभ नहीं होता था, जिस कारण से कृषक भी चाहते थे कि हमको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो। इस कारण से जो कृषक थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया। प्रॉफ़िट अर्न करने के लिए कैश क्रॉप की ओर अपने आप को शिफ्ट कर लिया, ठीक है? तो ये तीसरा कारण था। जो इसका चौथा कारण था कि नील का उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि जो ब्रिटेन था, वो अन्य यूरोपीय कंट्रियों से अपना जो निर्यात होता था, इम्पोर्ट किया जाता था नील को, उसको कम किया जा सके, जिस कारण से भारत में उन्होंने नील का उत्पादन है, उसको बढ़ाया। अफ़ीम का उत्पादन भी भारत में उन्होंने बढ़ाया। इसका कई सारे कारण हैं, जिनको हम उतना डिटेल में देखेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि इनसे ज़्यादा कमाई होती है अंग्रेज़ों की। इनसे अंग्रेज़ों को काफ़ी बेनिफिट होता है अफ़ीम से। इस कारण से ही भारत में अफ़ीम जो है, वो उपजाया जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को जो ब्रिटिश कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, अभी आप देख रहे हो ब्रिटिश कंपनी ही भारत पे राज कर रही है। तो ब्रिटिश कंपनी को जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, उसको टैक्स देना पड़ता था, उसको पैसे देने पड़ते थे, और स्थितियाँ ऐसी थी कि ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन को पैसे देने में अक्षम हो रहा था। पैसे देने में इसको समस्या हो रही थी, जिस कारण से क्यों हो रही थी? क्योंकि जो अलग यूरोपीय देश हैं, वो भी वहाँ भी तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा है, वहाँ भी तो औद्योगीकरण हो रहा है, जिस कारण से वो भी डेवलप कर रहे हैं। और उनके जो उद्योग हैं, जैसे उनके जो कपड़े हैं, उसके सामने भारत के कपड़े नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि भारत के कपड़े थोड़े महँगे होते थे। भारत के कपड़े महँगे होते थे, कॉस्टली होते थे, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी होती थी। तो समस्या आ रही थी ब्रिटिश कंपनी के पास टैक्स पे करने में, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जिस कारण से वो नई-नई चीज़ें सोच रहे थे कि किस तरह से अपना जो कॉलोनी है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट गेन किया जा सके। इसी के तहत उन्होंने भारत में जो है वो अफ़ीम का उत्पादन बढ़ाया और इसको चीन में पोर्ट किया, चीन में इसको निर्यात किया। इस कारण से चीन के साथ उनका अफ़ीम युद्ध भी हुआ, 3 अफ़ीम युद्ध हुए, ठीक है? 3 अफ़ीम युद्ध हुए हैं, तीनों को कैसे बंद किया गया, किस ट्रीटी के अंतर्गत जो है वो इन युद्धों को बंद किया गया, ये कहाँ-कहाँ पूछा गया है? तो ये बीएसएससी में पूछा गया है। ये बीपीएसएससी में पूछा गया है, मतलब दरोगा में पूछा गया है। ये दोनों जगह ये जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो आपको तीनों जो संधियाँ हैं, वो याद रखनी है, ठीक है? तीनों संधियाँ आपको याद रखनी है। अभी आपको यदि याद हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो तीनों संधियाँ आप याद रख लोगे। जो मारवाड़ी रेशम है, उसका उत्पादन बंगाल में बढ़ाया गया, जिससे जो इटालियन रेशम है, उसपे जो इंग्लैंड की निर्भरता है, उसको खत्म किया जा सके। इटली से जो इम्पोर्ट किया जाता है, उसको खत्म किया जा सके, और इंडिया जो अपनी कॉलोनी है, जहाँ से इनको ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होगा, वहाँ से इम्पोर्ट किया जाए, ठीक है? तो ये कृषि के वाणिज्यिकरण के कुछ कारण थे, जिनको आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। अब आती है ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, या फिर
धन का बाहर जाना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये भारत है, ठीक है? ये यदि भारत है, यहाँ का जो पैसा है वो ब्रिटेन चला जाता है, ठीक है? यहाँ का जो पैसा है वो ब्रिटेन चला जाता है। तो यही कहलाता है धन का बहिर्गमन, कि यहाँ से आप कमा रहे हो, लेकिन इस पैसे को आप यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, और इसको आप अपने देश में यूज़ कर रहे हो, अपनी जो देश की समृद्धि है उसके लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये कहलाता है धन का बहिर्गमन। आप सोचिए कि दिल्ली सल्तनत से जो पहले के आक्रमणकारी थे, जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने भारत में आक्रमण केवल और केवल धन कमाने के लिए किया, लूट किया उन्होंने, ठीक है? उन्होंने लूटा भारत को। लेकिन इसके बाद जो आए, उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। भारत में उन्होंने रहना पसंद किया। आप मुगल देख लो। मुगल क्या किया? भारत में उन्होंने रहना पसंद किया। तो इस कारण से भारत को इतना तो प्रॉफिट हुआ कि उसका पैसा बाहर नहीं गया। भारत को इतना प्रॉफिट हो गया कि इसका जो पैसा है, वो किसी अन्य देश में नहीं जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भारत में ही हो रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों का जब भारत में शासन आया, तो स्थितियां पूरी पलट गई। इन्होंने भारत से पैसे कमाया, लेकिन इसका जो है, वो बेनिफिट जो है, वो भारत को नहीं दिया। इसका बेनिफिट किसके पे हुआ? तो इसका बेनिफिट ब्रिटेन को हुआ। इसका बेनिफिट ब्रिटेन को हुआ। समझ में आया? अभी और चीजें इसमें समझनी बाकी है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये है ब्रिटेन, ये मान लो ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, ठीक है? तो इंडिया से जो पैसे हैं, इंडिया से जो पैसे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? वो ब्रिटेन जा रहे हैं। इंडिया से जो पैसे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो ब्रिटेन जा रहे हैं। और ब्रिटेन से यही पैसे जो है, वो इंडिया आ जा रहा है। यही पैसे जो हैं, वो इंडिया आ जा रहा है। किसके रूप में? कर के रूप में, ठीक है? ऋण के रूप में ये आ जा रहा है, डेब्ट के रूप में आ रहा है। और इस जो डेब्ट है, इस जो डेब्ट है, इस जो ऋण है, इस पे भारत को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है? आप कहीं से लोन लेते हो, तो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है ना। तो उसी तरह से अपने ही पैसे पे भारत को क्या करना पड़ रहा था? वो लोन देना पड़ रहा था। भारत से ही पैसे कमाते थे अंग्रेज, उसको अपने देश में भेजते थे, और वो अपने देश से फिर वो पैसे जो था, वो लोन के रूप में, अब डेवलपमेंट हो रही है भारत में, उस नाम पे, जैसे हमने रेल का विकास किया, तो वो लोन के रूप में आ रहा है। और इस लोन पे जो टैक्स है ना, वो भारत को ही देना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं भारत को कितना नुकसान हो रहा था। तो यही जो पूरा सिस्टम है, वो क्या कहलाता है? वो धन का बहिर्गमन सिद्धांत कहलाता है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। इस जो थ्योरी है, इस पे सबसे पहला जो नजर गया था, सबसे पहला जो ध्यान गया था, वो दादा भाई नौरोजी का गया था, ठीक है? दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने सबसे पहली बार इसको बताया था, ठीक है? 1867 में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसको बोला जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1867 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने एक भाषण दिया, जिसका जो टाइटल था, वो था कि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया।
इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये इसका टॉपिक था। ठीक है, इसी पे पूरी बात की जा रही थी और इसी में उन्होंने बताया था कि कैसे जो है वो भारत का जो पैसा है वो भारत से बाहर जा रहा है और यही पैसा फिर भारत में लोन के रूप में आ रहा है और इस लोन पे जो टैक्स है वो भारत को ही देना पड़ रहा है। किस तरह से भारत को दो तरफा नुकसान हो रहा है, पहला तो भारत का पैसा चला जा रहा है और दूसरा इसी पैसे पे फिर से उसे टैक्स भी देना पड़ रहा है, फिर से उसे टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो ये जो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया है, इस जो भाषण 1867 में, इसी में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है वो ये जो थ्योरी है उसको दिया था और इस थ्योरी को उन्होंने एक अपनी बुक उनकी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यदि आप इसके शब्दों को समझेंगे, यहां पे लिखा हुआ है अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश, अन ब्रिटिश कहने का मतलब कि ब्रिटेन जैसा शासन अपने यहां करता है, जितने अधिकार ब्रिटेन अपने नागरिकों को देता है, वैसा अधिकार जो है वो भारतीयों को नहीं मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में जो भारत में आंदोलन हो रहे थे, उसका आजादी नहीं मतलब था, वो आजादी नहीं चाहते थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में उन्हें एक ही चीज चाहिए थी कि ये जो है रूल जो चलेगा वो इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों के लिए सेम होगा। इसी तरह से आप देख सकते हो कि उस समय की जितनी भी चीजें होती थी उनमें आपको ये दिखेगा जरूर, अन ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटेन जो भी व्यवहार अपने नागरिकों के साथ करता है वही व्यापार भारतीय नागरिकों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय उसकी भारत जो है वो उसकी कॉलोनी है, भारत जो है वो उसका उपनिवेश है। तो ब्रिटेन जो है उसका यह कर्तव्य है कि जिस तरह के रूल जो है वो ब्रिटेन में अपनाए जाते हैं, जितने अधिकार जो है वो ब्रिटेन के लोगों को दिया जाता है, ब्रिटेन के नागरिकों को दिया जाता है, वही अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को भी मिलना चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो आंदोलन होते थे भारत की आजादी के लिए नहीं होते थे, वो आंदोलन जो होते थे वो इसीलिए होते थे कि ये जो ब्रिटिश रूल है वो लागू हो सके, ये जो बायस्डपन है, ये जो पक्षपात है, इसको खत्म किया जा सके। तो आप ध्यान दीजिएगा, उस समय के जितने भी चीजें होती थी उनमें आपको अन ब्रिटिश देखने को मिल ही जाएगा, तो उनका मोटो ही होता था यही। तो इस जो किताब है इसी में सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने इसको बताया था। ये जो है वो यूपी पीएससी में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम है, इसमें पूछा गया है ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस जो किताब है इसका पब्लिश कब हुआ। ठीक है, तो ये किताब 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, इसको आप याद कर लोगे। ठीक है, इसको आप याद कर लोगे। तो दादा भाई नौरोजी हैं, इनको चूंकि इन्होंने इस बारे में सबसे पहली बार ये जो कंसेप्ट है जो थ्योरी है इन सबको सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था, जिसे जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष ऑफ भारत कहा जाता है। तो दो सवाल यहाँ पे आएंगे, मैं आपसे पूछ ही देता हूँ। ये जो है वो ना यूपी पेट का एग्जाम होता है, हर साल होता है, उसमें ये सवाल आई थिंक 2022 वाले में या 23 वाले में पूछा गया था, नहीं 22 वाले में एक सवाल पूछा गया था कि जिस तरह से वयोवृद्ध पुरुष होते हैं दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी हैं, तो ग्रेट ग्रैंड वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? पुरुष में तो दादा भाई नौरोजी हैं, ये महिला में कौन है? तो यदि आपको पता हो तो आप इसको मुझे बता सकते हो। ठीक है, ये 22 में सवाल पूछा गया है और जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपको याद होना ही चाहिए। मैं तो नहीं बताऊंगा यहाँ, आपको ये बताना होगा। ठीक है, आप कमेंट में इसको बताइए कि कौन थी महिला। ये काफी पूछा गया, मैंने 2-3 एग्जाम में इसको देख लिया इस क्वेश्चन को, तो आने वाले एग्जामों में इसकी संभावना बन सकती है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है।
चूंकि इन्होंने सबसे पहले इस जो थ्योरी है, इस जो कंसेप्ट है, इस पे बात की थी, जिस कारण से उन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का, ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। और ये जो किताब है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस किताब को राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल कहा जाता है। ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये दोनों पीवाईक्यू है। राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल, बाइबिल ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको आपको याद रखना है। चूंकि अंग्रेजों ने यह सिस्टम जो है वो भारत में लगाई, इस ओर दादा भाई नौरोजी का ध्यान गया, तो उन्होंने कहा था कि ये जो रूल लगाया जा रहा है अंग्रेजों को, जो है ये जो अन ब्रिटिश रूल जो भारत में लगाया जा रहा है, इस कारण से उन्होंने कहा था कि अंग्रेज जो है वो अनिष्टों का अनिष्ट है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वही जो थे उन्होंने सबसे पहले कहा था कि एविल ऑफ एविल्स है, एविल ऑफ एविल्स, मतलब सभी बुराइयों की बुराई अगर किसी को माने तो वो अंग्रेज ही वह भारत में कर रहे हैं। 1905 जो है उनमें उन्होंने कहा था कि धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत है, यही समस्त बुराइयों का जड़ है, यही सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है भारत में। जैसे बोला जाता है ना कि कॉन्स्टिपेशन यदि किसी को हो गया, या फिर एक जो बीमारी है जैसे कि जो इम्यून सिस्टम को खराब कर दे, इम्यून सिस्टम को खराब करे, वो कौन सी है, तो आप एड्स को मान सकते हो। ठीक है, तो एड्स क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम जब एक बार खराब हो गया तो वो सारी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे फैलती चली जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारी बीमारियां फैलती चली जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ये जड़ है, ये जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो जड़ है। जो पैसे भारत से गायब हो रहे हैं, इस कारण से ही भारत में भुखमरी आ रही है, इस कारण से ही भारत की स्थिति खराब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो रूट ऑफ ऑल इविल है। और इंडियन जो पॉवर्टी है, भारत की जो गरीबी है, उसका मुख्य कारण अगर कुछ है तो वो धन का निष्कासन ही है, भारतीय धन है उसका बाहर चला जाना ही है। कुछ और इकोनॉमिक्स हुए जिनमें रमेश चंद्र दत्त हैं, जिनको आरसी दत्त बोला जाता है। इनकी एक किताब है जो कि पीवाईक्यू में पूछा गया है, इसका नाम आप याद रख सकते हो, इकोनॉमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई है। और इस जो किताब है उसमें रमेश चंद्र दत्त है, आरसी दत्त ने ये जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है इसका उल्लंघन उन्होंने किया है, इसको कहा है कि ये सही नहीं है। ठीक है, इसको माना जाता है कि भारतीय आर्थिक इतिहास पे लिखी गई ये पहली पुस्तक थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय जो आर्थिक इतिहास है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री है, उस पे लिखी गई ये पहली किताब है। ठीक है, तो इनके बारे में आप याद रखोगे कि आरसी दत्त, महादेव गोविंद रन्नाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और कई सारे जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, उन्होंने भी धन का जो निष्कासन का सिद्धांत है उस पे उन्होंने भी प्रकाश डाला है। उन्होंने भी फोकस किया है, उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि किस तरह से भारत की जो पैसे हैं वो कहाँ जाते हैं, तो वो ब्रिटेन चले जाते हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है वो सिंचाई योजना पर खर्च करने के स्थान पर एक ऐसे चीजों पे वो व्यय करती है, एक ऐसे चीजों पे वो खर्च करती है जो प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी सरकार के हितों से जुड़ा है। अंग्रेज जो है वो एक्सपेंड कहाँ कर रहे हैं, वो एक्सपेंड ऐसी चीजों पे कर रहे हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड हो इंटरेस्ट से, उनके प्रॉफिट से रिलेटेड हो,
साम्राज्यवादी सरकार से मतलब ब्रिटेन का इससे प्रॉफिट हो, वहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि भारतीय कृषि को सुधार करने के लिए इरिगेशन पे वो फोकस करें। तो ये ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इसको हम काफी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद आपको इस जो थ्योरी है उसमें कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ होता है, इसमें कौन कौन सी चीजों के जो पैसे हैं वो भारत से लिए जाते थे। तो आर्थिक निकास के प्रमुख तत्व यहाँ पे लिखा गया है कि मेन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक कौन कौन से आते हैं। तो वो अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, जो भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, उनके जो अलाउंस होते थे, उनकी जो सैलरीज होती थी, वो भारतीय जो पैसे हैं उन्हीं से दिए जाते थे। भारत के द्वारा जो विदेशियों से ऋण लिया जाता था, जो भी लोन लिया जाता था इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी बोलो, गवर्नमेंट नहीं बोलो, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो भी लोन लिया जाता था, उनका जो टैक्स, उनका जो इंटरेस्ट है, वो भारत के ट्रेजरी से ही पे किया जाता था, भारत से ही पे किया जाता था। तो ये भी एक ड्रेनेज ही हुआ। तीसरा है कि नागरिक और सैन्य विभाग के लिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के भंडारों से जो खरीदी गई वस्तुएं होती थी, उनका भी वहन जो है, उनका भी जो एक्सपेंड का खर्च होता है, वो किसको देना पड़ता था? तो वो भारत को ही देना पड़ता था। जो भी सिविल सर्वेंट के लिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए जो भी चीजें खरीदी जाती थी ब्रिटेन से, उनका जो है वो टैक्स कौन पे करता था? तो उनका टैक्स भारत के द्वारा ही पे किया जाता था। जितने भी कंपनियां थी, शिपिंग कंपनी जितनी भी थी, शिपिंग कंपनी जिनके भी थी, इनके जो पेमेंट्स होते थे, इन सबको भारत के ही पैसे से वहन किया जाता था, पे किया जाता था। विदेशी बैंक हो गए, जो बीमा हो गए, इंश्योरेंस हो गए, उनका जो डिविडेंड हो गया, ये सारी जो है वो कहाँ से पे किया जाता था? तो ये भारत से भी पे किया जाता था। भारत का जो पैसा है वही जाता था। तो समझ सकते हो कि भारत का कितना पैसे का नुकसान हो रहा है। इसका डेटा भी हम देंगे। ठीक है। तो भारतीय धन के जो निकलकर इंग्लैंड जाने से भारत में पूंजी निर्माण एवं संग्रहण नहीं हो सका, क्योंकि आपके पास पैसा जो है वो भारत में ही रहना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि ये पैसा जो है वो ब्रिटेन चला जा रहा है। तो भारत में जो है वो पैसा कैसे रहेगा? तो भारत में पैसे का संग्रहण नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैसे खाली होते जा रहे हैं और ये ब्रिटेन में ये पैसे भरते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बुरी बात यह हुई कि इस जो पैसे है, इससे भारत का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इससे इंग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो रहा है। जिस कारण से क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नीचे की ओर चलती गई। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो काफी नीचे की ओर चलती गई और भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हाँ, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती चली गई। और इस प्रकार भारत का जो शोषण है वो निरंतर स्टार्ट हुआ और चलता ही रह गया। धन का जो निष्कासन है उससे भारत में रोजगार की कमी आई, जो उनके इनकम थे उन सब पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है। उनका जो इफेक्ट है वो एडवर्स हुआ, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धन का यह जो अपार निष्कासन है वो भारत को अंदर ही अंदर कमजोर करता जा रहा था। इस तरह से आप इसको मान सकते हो कि ये भारत का इम्यून सिस्टम था। जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका यदि इम्यून सिस्टम खराब हो जाए तो उसको कई सारे रोग आ जाते हैं ना। तो उसी तरह से ये जो भारत के पैसे बाहर चले जा रहे थे, इस कारण से ये भारत को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा था। भारत की जो इम्यून सिस्टम है उसको ये खराब कर दिया था। ठीक है। जो वाणिज्यिक व्यवस्था है, इसके अंतर्गत धन की निकासी
में क्या कहा जाता है, तो धन की निकासी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण किसी देश से सोना चांदी जैसी कीमती वस्तुएं देश से बाहर चली जाए। माना जाता है कि पलासी के युद्ध के 50 वर्ष पहले तक ब्रिटेन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्तुओं की खरीदी के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमती धातु भारत लेके आई थी। ठीक है। जब भारत का अंग्रेजों का भारत पे शासन नहीं था, वो एक व्यापारी के रूप में थे, तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी जो होते हैं उनको भारत लेके आया था ट्रेड के लिए। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसकी काफी आलोचना की गई थी। स्टार्टिंग में इसकी आलोचना की गई थी कि ये जो पैसे हैं वो बर्बाद हैं। किंतु परिस्थितियां भारत में ऐसी बदली कि ब्रिटिशों का शासन हो गया भारत पे, ब्रिटिश कंपनी का शासन हो गया भारत पे। और बंगाल की दीवानी भी भारत में बंगाल की जो दीवानी है वो अंग्रेजों को प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया है, ये सब चीजें क्लियर है। इन सब से जो है वो पैसे की समस्या सुलझती दिखी। ये जो पैसे 2 करोड़ आया था, इसको अंग्रेज जो है वो वसूलने का प्रयास करने लगे। भारत का पैसे जो है वो इससे इसको वसूलने का प्रयास करने लगे। अब क्या हुआ कि जब आंतरिक व्यापार से जो जो रकम था, वो आंतरिक व्यापार हो, बंगाल में कितना लूट हुआ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बंगाल की दीवानी से जो प्राप्त होता था रकम, इन सब का निवेश जो है वो भारतीय वस्तुओं की खरीद के लिए होने लगा। मतलब कि पहले देखिए क्या होता था, पहले था कि ब्रिटेन अपने घर से लेके आते थे पैसे और भारत में वस्तुएं खरीद ली। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भारत के पैसे से ही भारत में वस्तुएं खरीद रहे हैं। भारत के पैसे से ही भारत में वस्तुएं खरीद रहे हैं, जिनसे भारत का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि ट्रेड में फायदा कैसे होगा? हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो ट्रेजर्स थे, हमारे जो खजाने थे, उन्हीं से आप खरीद रहे हो। तो इस प्रकार जो है वो भारत ने ब्रिटेन को जो भी निर्यात किया, उससे ब्रिटेन को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन भारत को इससे नुकसान हुआ, क्योंकि इसके जो पैसे हैं वो भारतीय ट्रेजरी से ही दिए जा रहे थे। तो भारत को लाभ हिस्सा नहीं मिला। ठीक है। ब्रिटेन जो था वो धन का हस्तांतरण जो है, वो धन को काफी तेजी से है वो भारत से भेज रहा था। 1813 में चार्टर आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसके तहत जो है वो कंपनी का जो राजस्व खाता है तथा कंपनी का जो व्यापारिक खाता है, इनको अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है। 1813 में कंपनी का जो राजस्व खाता था ब्रिटेन में, और उनका जो व्यापारिक खाता था, ठीक है, उनको ये सेपरेट कर दिया गया था। ट्रेडिंग अकाउंट और कंपनी का जो कॉमर्शियल अकाउंट था, रेवेन्यू अकाउंट था, वो सेपरेट कर दिया गया था। 1813 के चार्टर में यह भी हुआ कि ब्रिटिश वस्तुओं के लिए भारत का जो दरवाजा है उसको खोल दिया गया था। इसको आप अगर पढ़े होगे तो आपको याद होगा कि इसमें कहा गया था कि भारत में अब कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। भारत में अब कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है। हाँ, इसमें कई सारे बात हुई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हुई थी कि पहले जो था वो ब्रिटिश कंपनी को ही अधिकार था कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सके। लेकिन 1813 के जो चार्टर है उसके बाद यह जो है वो ट्रेड की जो सीमा थी इसको पूरी तरह से खोल दिया गया, और अब कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति है वो आके यहाँ व्यापार कर सकता है, जो कि भारत के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ। ठीक है। स्थिति तब और चिंताजनक होती चली गई जब ब्रिटेन जो है वो यूरोप में भी कंपनी के द्वारा भारत से ही निर्यात किए जाने वाले माल हैं उनको हतोत्साहित किया जाने लगा। देखिए, भारत से कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है माल। ठीक है।
लेकिन इसको उस तरह से जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा था अंग्रेज में, क्योंकि इससे जो अंग्रेजों को समस्या हो रही थी, ब्रिटेन को समस्या हो रही थी। परिणाम यह हुआ कि कंपनी का जो इन्वेस्टर थे, कंपनी के जो इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्ट कर रहे थे भारत में, उनको टैक्स देने में भी समस्या होने लगी ब्रिटिश कंपनी को। ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको टैक्स आप दीजिएगा ना। तो जब ब्रिटेन को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो उन टैक्सों की वो पूर्ति कैसे करेगा? इनमें उसको समस्या आ रही थी, जिस कारण से उन्होंने जो है वो कॉमर्शियल क्रॉप की ओर भारत को बढ़ाया, नील का उत्पादन चालू किया, कपास का उत्पादन भारत में चालू किया जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन इससे भी समस्याएं नहीं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि नील और कपास जो है वो कैरेबियाइन जो कंट्री थे, कैरेबियाइन कंट्री कहने का मतलब कि आप उत्तर अमेरिका को देखो, नॉर्थ अमेरिका को देखो, वहां पे जो मैक्सिको का पार्ट है, मैक्सिको के नीचे पूरब साइड में आप देखोगे ना, तो वो कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो ये कैरेबियाई कंट्री कहा जाता है, ठीक है, ये कैरेबियन कंट्री कहा जाता है। तो कैरेबियन कंट्री है, वहां से जो है वो अंग्रेजों को सस्ता नील मिलता था और कपास भी अच्छी क्वालिटी की होती थी, जिस कारण से भारत से जो उत्पादन हो रहा था, भारत से जो निर्यात हो रहा था, उनके सामने भारत का जो कपास है वो नहीं टिक पा रहा था। इससे जो निर्यात एजेंसियां हैं, एक्सपोर्ट करने वाले, जो इंपोर्ट करने वाले जो एजेंसियां हैं, उनको घाटा हो रहा था, जिस कारण से उनको और पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी। और यही जब उनको ज्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने बताया ना कि उन्होंने अफीम की खेती भी स्टार्ट कर दी भारत में। अफीम की खेती स्टार्ट की और उस अफीम को वो चीन में एक्सपोर्ट करने लगे। चीन में वो एक्सपोर्ट करने लगे, जहां से अफीम का निर्यात है वो चीनी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हुआ, क्योंकि ये आदत जैसी है नशे। लेकिन ब्रिटेन कंपनी जो था उसके लिए स्वस्थ था। मतलब कहने का अर्थ ये सब यूज कर सकते हो आप कि अफीम का निर्यात चीनी लोगों के स्वास्थ्य के लिए जितना घातक था, उतना ही कंपनी के व्यापारिक स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक था, क्योंकि ब्रिटेन को इससे फायदा हो रहा है। जैसे कोई शराब कंपनी है भारत में, उसको क्या हो रहा है? उसको तो बेनिफिट हो रहा है। उसको ये क्या पता कि जो शराब पीने वाले हैं उनसे उनकी मृत्यु हो रही है। तो वही था यहाँ भी। अफीम व्यापार का विरोध जब किया जाने लगा चीन पे द्वारा, चीन इसका अफीम युद्ध भी हुआ। मैंने बताया ना, 3 अफीम युद्ध भारत में हुए हैं। तो इनका विरोध भी यहाँ होने लगा। 1813 का जो एक्ट था, चार्टर था, उसी में यह कहा गया था कि जो चीन के साथ जो ट्रेड है, वो उस पे कंपनी का एक अधिकार होगा, ठीक है? चीन के साथ जो कंपनी का ट्रेड होगा उसमें उसका अधिकार होगा। ये 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये कहा गया था, ठीक है। तो चूंकि धन बहुत ज्यादा कमाना था अंग्रेजों को, क्योंकि भारत में उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा था, उनको टैक्स पे करना था, जिस कारण से वो कमर्शियल क्रॉप की ओर बढ़ते जा रहे थे। इन सबको मैंने आपको बता दिया है। जो दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के 6 कारण बताए हैं। 6 रीजन उन्होंने बताए हैं कि किस कारण से है जो वेल्थ का ड्रेनेज भारत से हुआ। जिसमें पहला है कि भारत में विदेशी नियमन और प्रशासन था। भारत में फॉरेन रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिस कारण से वो जैसे चाहेगी तैसे अपना जो नियम है वो बनाती चली जाएगी। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक धन और श्रम विदेशियों द्वारा लाया गया था, लेकिन अब भारत ने विदेशियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। यह भी कारण है जिस कारण से भारत से पैसे चले गए, क्योंकि उनको उतनी अवेयरनेस नहीं थी इस संदर्भ में, आर्थिक चीजों पे उनकी उतनी अवेयरनेस नहीं थी। आर्थिक विकास के लिए वो धन लाते थे, श्रम भी लाते थे, लेकिन उसके लिए टैक्स भारत को देना पड़ेगा, ये कहाँ किसको पता था? ये तो बाद में दादा भाई नौरोजी ने बताया था इस पे। तीसरा बात वो कहते हैं कि भारत के द्वारा ब्रिटेन के सभी नागरिकों के प्रशासन और सेना के खर्च का भुगतान किया गया। इस पर भी भारतीयों का ध्यान स्टार्टिंग में नहीं गया, क्योंकि भारतीय जो थे वो सत्ता के लालच में, मैंने आपको बताया ही है किस तरह से युद्ध होते रहे।
और इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया, तो कहाँ इस ओर किसी का ध्यान जाएगा। पांचवी बात वो कहते हैं, चौथी बात कहते हैं कि भारत अंदर और बाहर दोनों क्षेत्रों से निर्माण का भार उठा रहा था। पांचवी बात है कि भारत के द्वारा देश में मुक्त व्यापार को खोलने में अधिक लाभ हुआ। ये ट्रेड जो है वो खुला रह गया सबके लिए, कि कोई भी आके भारत में ट्रेड कर सकता है, जिस कारण से भारत को नुकसान हुआ और अंग्रेजों को लाभ हुआ, और इससे ही ड्रेनेज थ्योरी को हेल्प मिला। पांचवी बात होती है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख धन जो है वो लगाने वाले विदेशी थे, और वे भारत में जो भी पैसे कमाते थे वह भारत में कभी भी कुछ खरीदते नहीं थे, वहां वो निवेश नहीं करते थे। फिर भारत से जो पैसे हैं वो तो चले ही जाएंगे छोड़ के। अब कोई व्यक्ति है, वो भारत में काम करता है, लेकिन भारत में कोई भी वस्तु वो नहीं खरीदता है, वो इंग्लैंड चला जाता है पैसे, तो इस तरह से भारत के पैसे का तो नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये 6 कारण जो है वो दादा भाई नौरोजी ने बताया था ड्रेनेज ऑफ वेल्थ से रिलेटेड। अब हम इसके दुष्परिणामों की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, तो समाज एवं संस्कृति पे इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। इसका सोसाइटी एंड कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ा, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमिकल भी हुआ। तो यही जो है वो कंसिक्वेंस दिखे ड्रेनेज ऑफ वेल्थ के, जिसमें यदि हम अर्थव्यवस्था पे बात करें, इससे जो है वो कैपिटल एक्युमुलेशन भारत में नहीं हो पाया, क्योंकि भारत से पैसे है वो बाहर चली जा रही थी, जिस कारण से जब कैपिटल एक्युमुलेशन नहीं हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो पाएगा। लोगों का जो जीवन स्तर है वो लगातार नीचे गिरता चला गया, और गरीबी जो है वो बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। पैसे ही नहीं है, काम ही नहीं है, कैसे चलेगा। हर चीजें जो है वो इंग्लैंड जो है वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे, भारतीयों को कुछ फायदा हो नहीं रहा था। धन के निष्कासन के चलते जनता पर कई सारे टैक्स लगाए जा रहे थे, करों का जो बोझ है वो अधिक बढ़ता चला जा रहा था। इसके साथ ही जो एमएसएमईज थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज थी, उनका भी खत्म हो गया, जिससे कृषि पर बोझ बढ़ता चला गया। कृषि पर जो बर्डन है, लोड है, वो बढ़ता चला गया। और कृषि तो पहले से ही खराब हो रही थी, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और ज्यादा ऐसे लोग थे जिनकी भूमि थी ही नहीं, क्योंकि पहले ही भूमि सारे हड़प ली गई थी उच्च लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा। तो भूमिहीन कृषक जो है वो मजदूरों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, जिनसे उनका काफी अधिक शोषण हो रहा था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव पर यदि बात करें कि धन के निष्कासन से रेशम उद्योग, व्यापार, कृषि, इन सब में निवेश नहीं हो पाया। इस कारण से जो पर कैपिटा इनकम है वो घटी, और जब पर कैपिटा इनकम ही घटेगी तो भारत की समृद्धि घटेगी, भारत की संस्कृति पे प्रभाव पड़ेगा। अकाल की निरंतरता आई, क्यों आई, क्योंकि कमर्शियल क्रॉप उगा रहे हैं। फूड ग्रेन चाहिए हमको, लेकिन हम कमर्शियल क्रॉप पे फोकस कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार जो है वो यूरोप के अन्य राज्यों से सापेक्ष भारत के लोगों के जीवन स्तर एवं जीवन प्रत्याशा दोनों घटा, और यही शोषित लोग कालांतर में भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार बनकर उभरे। अब किसी का शोषण हो रहा है तो वो कितने देर तक शोषण सहेगा, कभी तो वो आंदोलन करेगा ही। तो आंदोलन भारत में स्टार्ट हुए, लेकिन समस्या यह हुई कि भारत पहले जो था वो अन ब्रिटिश पे बात करता था। यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है कि यूरोप के अन्य राज्यों की अपेक्षा हम बात करते थे कि यूरोप के जो अन्य, यूरोप में जैसा शासन चलता है वही शासन हमारे यहाँ भी चलाइए, वही अधिकार भारतीय नागरिकों को भी दीजिए। इन सब पे हम पहले बात करते हैं। अब यदि हम राजनीतिक प्रभाव पे बात करें तो राष्ट्रवादी विचारक को धन के निष्कासित सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच जो है वो अंतर विरोध को पहचान लिया, और इस तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है उसका जन्म हो गया। समझ में आ रहा है कैसे आंदोलन स्टार्ट हुआ। राजनीतिक प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार के जो सारे दावे हैं उनको खारिज करने में
मदद मिली, जैसे उपयोगितावादी, आधुनिकीकरण के प्रतीक, स्वराज्य, शिक्षा। उनका कहना था कि हम ये सब भारत में कर रहे हैं, लेकिन आप ये सब भारतीय पैसों से ही कर रहे हैं और वो भी इसके लिए टैक्स ले रहे हैं। यदि आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना जो है वो 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के रूप में उभर के आपको देखने को मिला, जहां पे विदेशी सामान है उसको जलाया गया था, उनका बहिष्कार किया गया था और जो है वो स्वदेशी वस्तुओं को प्रसार के लिए नारा भी दिया गया था। तो ये इसका कुछ कुल प्रभाव पड़ा, जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिखा है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो दोनों में आपको मिलेगा, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब धन के निष्कासन का स्रोत क्या क्या रहा? तो व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारी को वेतन एवं पेंशन मिलता था, वो हो गया। कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश, ये सब भारतीय धन से ही दिया जाता था। कंपनी के लंदन स्थित जो ऑफिस है एवं उससे संबंधित जो कर्मचारी के ऊपर होने वाला जो व्यय है, वो सब भारतीय पैसे से ही दिया जाता था। कंपनी के जो सैन्य और असैन्य कार्य होते थे, मिलिट्री से रिलेटेड और सिविल से रिलेटेड जितने भी वस्तुएं खरीदी जाती थी, उन सब का टैक्स जो है वो भारत ही पे करता था। ठीक है, जिससे भारत को लाभ नहीं हो रहा था, इससे अंग्रेजों को लाभ हो रहा था। सार्वजनिक व्यय के लिए लंदन के लिए जो है वो एक ऐसी ऋण ऋण का ब्याज है उसका भुगतान भारत करता है, जैसे नहर बना दिया गया। तो इससे भारतीयों को तो उतना फायदा हो नहीं रहा है, अंग्रेजों को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि टैक्स वही ले रहे हैं। भारतीय कृषक है, उनके पास अनाज बच भी नहीं रहा है खाने के लायक। तो नहर बनाया गया, अकाल प्रशासन बनाया गया, सेना बनाई गई, रेलवे बनाई गई, इन सब पे जो खर्च हुआ उनके लिए भारत को टैक्स देना पड़ता था और भारत को इससे लाभ भी उतना हो नहीं रहा था। ठीक है, भारत को इससे उतना लाभ भी हो नहीं रहा था, वास्तविक लाभ जो है वो अंग्रेज को मिल रहा था। ठीक है, तो लगभग 40% जो अंश है वो सेना और रेलवे पर खर्च किया जाता था। सेना से साम्राज्य जो है वो सुरक्षित होने लगा और रेलवे से जो भारत की जो आर्थिक शोषण है वो और सुगम हो गई। लेकिन किसानों को इससे फायदा नहीं हुआ, उनका और शोषण जो है वो बढ़ता चला गया। विदेशी पूंजी निवेश पर दिया जाने वाला जो ब्याज था, ऋण था, उस पर पूंजी निवेश से प्राप्त जो लाभांश था, इन दोनों का निष्कासन होता था। जैसे कि मान लो भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीय रेलवे के विकास में पूंजी निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को उनके कुल पूंजी का 5% जो है वो ब्याज गारंटी देती थी, जबकि यह लाभांश जो है दर है वो ब्रिटेन में केवल 2% था। ठीक है, ब्रिटेन में कोई कंपनी जो है वो यदि इंडस्ट्री लगाती है, वो यदि ट्रेन में इन्वेस्ट करती है, ट्रेन में पैसे इन्वेस्ट करती है, तो उसको लाभांश का केवल 2% मिलेगा। लेकिन भारत में यदि वो इन्वेस्ट कर रही है तो उसका लाभांश का 5% मिलेगा। जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसका 5% जो है वो उस कंपनी को मिल जाएगा जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ये कुछ स्रोत थे जो ब्रिटेन से कैसे भारत से पैसे जाते थे ब्रिटेन में, वो बताया गया है यहाँ पे। वही चीजें यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिख भी दिया गया। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है उसने भारत से जो धन का निष्कासन किया, उसका एग्जैक्ट तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ जो दस्तावेज हैं वो यह बताते हैं कि कितने कितने पैसे भारत से गए थे। बंगाल प्रांत में होने वाले राजस्व एवं व्यय के विवरण के अनुसार, ठीक है, जो बंगाल था वहां पे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो होता था बंगाल प्रोविनेंस में, उसके अनुसार यदि बात करें तो प्रथम 6 वर्षों में 1765 से लेकर 1771, जो कि डायarchy का शासन था, इसके डाकू राज भी कहा है केम पनिक्कर ने इसे डाकू राज भी कहा है इस काल को। इस बीच जो है वो इतने पाउंड शुद्ध राजस्व अर्जित किया गया था, जिसमें लगभग इतना पाउंड जो है वो खर्च किया गया कर दिया गया और शेष जो है वो इंग्लैंड को भेज दिया गया। तो आप देख सकते हो कि कितना इंग्लैंड को जा रहा है, कितना भारत पे खर्च हो रहा है और कितना भारत से टैक्स लिया जा रहा है। विलियम डिग्वी बताते हैं 1857 से 1757 से 1815 तक 50 से 100 करोड़ पाउंड की राशि जो है वो इंग्लैंड भेजी गई थी। आप समझ सकते हो कितने पैसे भेजे जा रहे हैं। 1828 में मार्टिन मोंटोगीवर के अनुसार कहा जाता है कि 3 करोड़ पाउंड जो पैसे हैं वो भारत से बाहर गए थे। जॉर्ज विंसेंट 1859 में कहते हैं कि 1864 से 61 तक लगभग 42 लाख पाउंड जो है वो प्रति वर्ष भारत से बाहर जाता था। कैन यू एक्सपेक्ट द अमाउंट?
42 लाख पाउंड, कितना ज्यादा पैसा भारत से बाहर चला जा रहा है, जिस कारण से भारत जो है वो कितना नुकसान हुआ है इसका। भारत जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 35 to 40% जो है वो पार्टिसिपेट करता था अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ये स्थिति जब वो छोड़ के गए, तो हम कहाँ पहुंचे, हम 2% पे पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक में हमारी पार्टनरशिप जो थी वो 2% की ही थी। लेकिन उससे पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो हम 40% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करते थे। आप जानकर यह हैरान हो जाएंगे कि चाइना प्लस इंडिया को यदि मिला देंगे तो लगभग 60 से 70% जो इकोनॉमिक था वो यही दो देश हैं वो करते थे। लेकिन इन दोनों देशों में औपनिवेशिक शासन आने से इनको काफी नुकसान हुआ। ठीक है, अब वही चीजें यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है मैंने। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे सारी चीजें शॉर्ट में लिखी गई है कि जो जो चीजें कही गई वहां डिटेल से थी, यहाँ पे शॉर्ट में वही चीजें लिख दी गई है। यहाँ पे आप याद रख लो कि महादेव गोविंद रानड़े हैं, उनका कहना था कि 1/3 भाग पैसा जाता है भारत से बाहर, ना कि 1/4, जो कि दादा भाई नौरोजी का कहना था कि 1/4 जाते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो सहमत नहीं थे दादा भाई नौरोजी का ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी के अनुसार। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के कुछ किताब हैं, उनको याद रख लो, पूछा जाता है। वांट्स एंड मीन ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये 2 किताबें हैं, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया दादा भाई नौरोजी को आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो किताब है उसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल कहा जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये जो किताब है वो धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लंघन करता है, उसको नहीं मानता है। यह जो किताब है भारतीय आर्थिक इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। जो अमृत बाजार पत्रिका है उन्हें धन के बहिर्गमन सिद्धांत का विरोध किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। अमृत बाजार पत्रिका है, उन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का विरोध किया था। 1996 में कांग्रेस के कलकत्ता जो अधिवेशन था उनमें पहली बार औपचारिक रूप से माना गया कि हाँ, भारत का जो पैसा है वो बाहर जाता है, मतलब धन का बहिर्गमन सिद्धांत को पहली बार 1896 में स्वीकार किया गया। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट भाषण में गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। वही चीजें यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी गई है। भारत का विऔद्योगीकरण, भारत का विऔद्योगीकरण कहने का मतलब है जो भारत है उसका डिसइंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। मतलब डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन माने भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में हुआ। भारत में जो है वो कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने कारण सब आपको बता दिया है। निर्यात वस्तु पर ही फोकस किया जाता था। ठीक है, और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता था। 1813 का चार्टर आया, इसके द्वारा जो विदेशी वस्तु है उनको भारत में फ्री कर दिया गया। ठीक है, उनका आवाजाही फ्री कर दिया गया, जिससे भारत को नुकसान हुआ। हथकरघा उद्योग है उनमें नुकसान हुआ। तो विऔद्योगीकरण कैसे हुआ आपको पता है। जो संरक्षण मिलता था राज्यों के द्वारा कुटीर उद्योग को वो सब खत्म हो गया, और जो कच्चे माल हैं उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। जो इंग्लैंड की जो वस्तुएं थी उन पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन भारत की वस्तुएं हैं उन पे टैक्स लगता था, जिस कारण से वो महंगे हो जाते थे। तो इस कारण से इनको नुकसान हुआ और विऔद्योगीकरण जो है वो हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट जो उद्योग हैं जो स्थापना किए गए, यहाँ से काफी सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय, नील और कॉफी में पहली बार निवेश जो है वो आरंभ हुआ था। 1835 में भारत में पहला चाय बागान है वो स्थापित किया गया था। 1937 में असम चाय लिमिटेड कंपनी है उसकी स्थापना की गई थी। ये पीवाईक्यू है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू है। 1954 में मुंबई सस्पेंडेड एंड विलेज कंपनी, 1954 नहीं, यहाँ पे 1800 आप कर लो। ठीक है, 1854 कावासाजी डावर के द्वारा ये जो कंपनी है मुंबई स्पेंडिंग एंड विलेज कंपनी जो था कावासाजी डावर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए था। तो कहा जा सकता है कि भारत में ये सूती वस्त्र का पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। भारत का पहला कोल्ड फील्ड जो है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो रानीगंज में पीवाईक्यू है। 1855 में जूट का कारखाना जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सिरसा, सिरसा कहाँ है, तो ये मुंबई में है। 1830 में आधुनिक इस्पात, आधुनिक इस्पात, इस्पात मतलब स्टील,
आधुनिक इस्पात तैयार करने वाला पहला प्रयास जो है वो जेसिया मार्शल हिट के द्वारा किया गया। जेसिया मार्शल हिट के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो अकाट में किया गया। अकाट कहाँ है? तो वो मद्रास में है। ठीक है। 1774 में बंगाल आयरन और वक्स कंपनी है वो पहली बार आधुनिक लौह इस्पात कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। ये तो कई बार सवाल पूछा गया है। ये जो है वो प्राइवेट कंपनी है, मतलब निजी कंपनी है। 1907 में टिस्को है, उसकी स्थापना जो है वो टाटा के द्वारा की गई थी। तो ये इस्पात कारखाना है जो कि एक निजी क्षेत्र का कंपनी है। ये अभी जेपीएससी में भी पूछा गया था। 1927 में फिक्की की स्थापना की गई, जिससे जो भारतीय उद्योगपति हैं उनको संरचनात्मक आधार मिल पाया था और जो भारतीय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको उसकी ओर बढ़ा था। ठीक है। फिक्की जो है वो इसको कंट्रोल करता है। ये आपको पता होगा। इसका फुल फॉर्म आप बता सकते हो, फेडरेशन ऑफ। ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप बताओ। 1944 में बॉम्बे प्लान है वो लाया जाता है। इसमें कई सारे जो व्यक्ति हैं वो इनको प्रस्ताव देते हैं, जिनमें टाटा है, घनश्याम दास है, आरदेसी दलाल हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल राम है, कस्तूरी भाई लाल भाई हैं। तो कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इनमें थे। ठीक है। 1916 में थॉमसन हॉल औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई थी। थॉमसन हॉल औद्योगिक आयोग, ये पीवाईक्यू है, बस इतना अभी आपको याद रख लेना है। 1921 में वित्तीय आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया गया। और इसका फोकस क्या था कि उद्योग जो थे, जो भारत में इंडस्ट्री थी, उनका प्रोटेक्शन की मांग की गई। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत में उद्योगों पे ध्यान नहीं दिया जाता था ब्रिटेन के द्वारा। इस कारण से ही वित्तीय आयोग की स्थापना 1921 में की गई, जिसके अध्यक्ष इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया गया। और इन्होंने भारतीय जो इंडस्ट्री है उनके प्रोटेक्शन की ब्रिटेन से मांग की। ब्रिटेन ने पहला कहवा बागान, कहवा मतलब कॉफी, कॉफी का पहला बागान जो है वो वायनाड जनपद जो था वहां पे स्थापित किया था। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि पहला कॉफी जो प्लांटेशन है वो एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन के द्वारा वायनाड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी गई है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था। तो हमने 3 पार्टों में ये जो चैप्टर है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति और उसका प्रभाव, इसको खत्म किया। तो आशा करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। इस जो पार्ट है उसको देखने के बाद अब आपको कोई भी लेवल का प्री हो, मेंस हो, वहां से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। बस आप पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू यदि आप कर लेते हो, घटना चक्र से कर लो, यूथ का आता है किताब उससे कर लो। इतना यदि आप कर लेते हो, इन लेक्चरों को समझ लेते हो, सारी चीजों को पीवाईक्यू कर लेते हो, तो आपको प्री हो, मेंस हो, हर जगह आप अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने हर चीजों को यहाँ पे काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।